हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 365 डे के अंदर। आज हम कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन रीट के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सिलेबस के अंदर लगता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया था पिछले वीडियो के अंदर। आज अपन कक्षा 7 के बारे में अध्ययन करते हैं वन लाइनर के रूप में। वीडियो शुरू करते हैं। पहला अध्याय जैवमंडल। प्रश्न पहला, पृथ्वी का समतल भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? तो उसे जैवमंडल कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो स्थलमंडल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? तो जलमंडल कहते हैं उसे। चौथा प्रश्न, धरातल के ऊपर गैस, जलवाष्प, धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये जो प्रश्न है ये कक्षा 7 जो सामाजिक विज्ञान है एनसीईआरटी उससे संबंधित है। और ये रीट के एग्ज़ाम जो जनवरी में होगा उसमें जो सिलेबस लगता है एसएसटी का उसमें सारे प्रश्न इन्हीं से मिलते हैं। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जैवमंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैवमंडल के जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और जीव जगत के अंदर। ठीक है। सातवां प्रश्न, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसे पारितंत्र कहते हैं। आठवां प्रश्न, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती है। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो क्या कहते हैं? उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। मोनाकी पर्वत कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। 10,205 मीटर की ऊंचाई है इसकी। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस तरफ वर्षा होती है उसे पवनमुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती है? अच्छा प्रश्न है। तो हिमालय के अंदर गधी, बकरवाल और भोटिया जनजाति निवास करती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और वापस भी आने की संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों की, क्योंकि जो ये एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं तो रिपीट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। आगे, प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? तो उसे नदी कहते हैं। नदी की परिभाषा है कह सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न, केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? तो मौसमी नदी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में यानी कि मौसम के समय ही बहती है। अगला प्रश्न, स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं क्या कहलाता है? तो उसे बेसिन कहा जाता है। बेसिन के अंदर मुख्य नदी रहती है और साथ में ही उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आसपास से बहती हुई इसके अंदर मिल जाती है, तो उस पूरे क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। ठीक है। अगला, समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तो जो समुद्र का किनारा है उस किनारे को तट कहा जाता है। ठीक है। ये तट की परिभाषा है। आगे चलते हैं इसी प्रकार। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है। द्वीप का मतलब एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो द्वीप है असम के अंदर आया हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 19वां प्रश्न, ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अपना जो भारत का जो प्रायद्वीप का पठार है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको भी प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है। तो प्रायद्वीप की परिभाषा है। ठीक है। आगे अध्याय 2 वायुमंडल और जलवायु। पहला प्रश्न, किस गैस के उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? तो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भोजन का निर्माण करते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेज बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी का तापमान तेज हो रहा है। आगे, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? तो जलवाष्प कहते हैं। अगला, सौर मंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है जिसे हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे, धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? तो संघनन के कारण। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। न्यूनतम 8 किलोमीटर, अधिकतम 18 किलोमीटर की होती है। आगे, सौरमंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो सौर सीमा या शांत मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहाँ पर होते हैं? तो ये सभी सौर मंडल के अंदर होते हैं। और अगला प्रश्न, समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक होता है? तो समताप मंडल जो है ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। ठीक है। अपन वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसमें अपन ने सौर मंडल के बारे में देखा।
13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई होती है। और दूसरा आपने समताप मंडल देखा जिसकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो वायुयान जो है समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी जो किरणें हैं उसका अवशोषण कर लेती है। अगला, अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? जो उल्कापिंड है ये मध्य मंडल के अंदर आते हुए नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई पूछे आपसे तो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई रहती है मध्य मंडल की। अगला प्रश्न, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती हैं? तो जो आयन मंडल है वहां से ये परिवर्तन होता है। आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? तो आयन मंडल का क्षेत्र 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई में इसका क्षेत्र आता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछे आपसे तो सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होता है। ठीक है। तो ये वायुमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ तक हो जाते हैं। ठीक है। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आपको आगे मिलेंगे। बाकी जो प्रश्न एग्जाम में बनता है वो इन्हीं में से बनता है। ठीक है। बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? तो बहिर्मंडल के अंदर हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22वां प्रश्न, किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशा क्या कहलाती है? तो मौसम कहते हैं। मौसम की परिभाषा है ये। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? तो दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहा जाता है। ठीक है। तो मौसम और जलवायु में यही परिवर्तन रहता है। मौसम जो है ये अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं होती है और जलवायु जो है ये दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है। आगे 24वां प्रश्न, वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। पृथ्वी सूर्य के किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परावर्तन होता है? तो दीर्घ तरंगीय विकिरणों के रूप में परावर्तन होता है। आगे, तापमान के मापने की इकाई क्या होती है? तो तापमान के मापने की इकाई को फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड के अंदर मापा जाता है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमापी या थर्मामीटर भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, धरातल से क्षोभ मंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो प्रति 165 मीटर की जो ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है उसमें कमी आती है। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। यही धरातल से क्षोभ मंडल में जाने में परिवर्तन की जो दर होती है वो दर भी यहीं से पूछी जाती है। 32वां प्रश्न, धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? तो धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम का वायुदाब पड़ता है। ठीक है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर पाया जाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब होता है तो कम होता है वायुदाब। तापमान को मापने की इकाई क्या कहलाती है? वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर या कहे वायुदाब मापी कहते हैं इसे। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु दिशा सूचक या कहे एनीमोमीटर भी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो पर्वतीय समीर कहते हैं उसको। घाटी से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो घाटी समीर कहते हैं उसको। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? तो पवन कहलाती है। यानी पवनें जो है ये हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। ठीक है। ये कंसेप्ट जो है ये कथन के जब प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों के अंदर इसी प्रकार के कथन दिए जाते हैं 4 और उसमें से असत्य कथन पूछा जाता है या 2 कथन सही और 1 कथन गलत, 3 कथन सही या 2 गलत गलत। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको कंसेप्ट भी आना जरूरी है। ठीक है। तो कंसेप्ट साथ साथ में भी क्लियर होते जा रहे हैं अपने। आगे, पवनें कितने प्रकार की होती हैं? तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन सी हैं? तो पहली स्थायी पवनें, शामिक या मौसमी पवनें और तीसरा स्थानिक पवनें। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो उसे स्थायी पवनें कहते हैं। स्थायी पवनें पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती हैं। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वे पवनें जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मौसमी या सामयिक पवनें कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहते हैं? उसे स्थानिक पवनें कहते हैं, जो स्थान विशेष में चलती हैं। रोकी पर्वत क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? तो उसे चिनूक कहा जाता है। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फोहन या मिस्टल के नाम से कहा जाता है।
वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? तो उसे आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था ये 46 और 47 ना चिनूक पवन है और मिस्टल पवन है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और वापस आने की भी संभावना है, तो आप इनकी परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, चिनूक पवने कहाँ चलती है? तो रोकी पर्वत पर चलती है। और फोहन जो मिस्टल पवने है यह यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवने है। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्वद्रेखीय जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा वाला है, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है? तो वहाँ पर हमेशा सम जलवायु पाई जाती है। निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर से उच्च वायुदाब हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में क्या होता है कि निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और चारों तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, उच्च वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ये दोनों ये परिभाषा है इनकी। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण या कहे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है? तो घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं। और प्रति चक्रवातों की दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होती है? तो ये घड़ी की सुई जो है उसकी विपरीत दिशा में बनते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर व मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वहाँ पर इनको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात के जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखिएगा। आगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान के अंदर कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज तथा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में इसे चक्रवात ही कहते हैं। ठीक है, आगे तीसरा अध्याय जल नाम से। विश्व की प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यताएं कौन सी है? तो सिंधु भारत के अंदर, हांगो चीन के अंदर, मेसोपोटामिया अरब के अंदर, नील जो है मिस्र के अंदर, माया व एग्जैक्ट जो है उत्तरी अमेरिका का जो मेक्सिको है वहाँ पर, और वह जो इनका सभ्यता है वो यह दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। ये सभी जो सभ्यता हैं ये जल के किनारे यानी नदी घाटी जिसे अपन कहते हैं नदियों के किनारे स्थित जो सभ्यता है ये सारी सिंधु सभ्यता जो भारत में अपन जानते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार की इसका मैप देखते हैं अपन। ये मैप दे रखा है जिसमें बताया हुआ है कि नील नदी जो नील सभ्यता कहाँ पर है? सिंधु भारत के अंदर है। मेसोपोटामिया कहाँ पे? हांगसू जो चीन के मैप के अंदर बताया गया है। अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की बताई, इनका, माया, एग्जैक्ट जो है सारी सभ्यता। मैप को देखना भी जरूरी रहता है। उससे क्या होता है कि मैप से दिमाग के अंदर फ़ोटो जम जाती है और फोटो जमने से क्या होता है कि प्रश्न जब सामने आता है तो अपन को याद हो जाता है कि हमने इन सभ्यताओं का, नदी सभ्यताओं का अध्ययन अच्छे से किया था। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, जिससे आपको इसी प्रकार के एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न, जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुनः वहीं पहुंच जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में बताया गया है, देखिए कि महासागर है, महासागर से वाष्पीकृत होता है पवनों के द्वारा जल, संघनन व बादल बनते हैं। उसके बाद पवन, पवन फिर बादल, बादल से बर्फ, बर्फ से वापस फिर वर्षा होती है, वर्षा से पानी झीलों में जाता है, झीलों से नीचे आगे भूमिगत हो जाता है और भूमिगत होते हुए वापस पानी महासागरों में चला जाता है। और ये जो चक्र है जल चक्र, ये जल चक्र इसी प्रकार चलता रहता है ना। तो ये जल चक्र की फ़ोटो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है इसको आप अच्छे से देखिएगा, इससे ये जो चक्र है काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते रहिए, जिससे क्या हो कि रिवीजन के लिए वापस आप जल्दी से इसको देख सकें एग्ज़ाम के समय। जल चक्र के बारे में बात करते हैं अपन। आगे अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम व चेरापूंजी जो जगह है भारत के अंदर आई हुई जगह है, मेघालय के अंदर है, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसी में आगे, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो 2.5% ही पानी पीने योग्य रहता है। विश्व के सबसे खारे पानी की झील या खारी झील कौन सी है? तो जो वॉन झील है तुर्की के अंदर आई हुई है, ये विश्व की सबसे खारी झील कह सकते हैं अपन इसको। छठा प्रश्न, मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित खारे पानी की झील है? तो मृत सागर जो है ये जॉर्डन व इजराइल जो देश है उनके बीच में स्थित खारे पानी की झील है। सातवां प्रश्न, जल में खारेपन का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम या आदि लवणीय जो है प्रकार इनके कारण।
आगे, नदी के किनारे पर स्थित नगर, महानगर, तट पर स्थित नगर और झीलों के किनारे स्थित नगर जो है ये आपको इस पीडीएफ के अंदर दिख रहा है। इस जो स्क्रीन के ऊपर चल रही है सारणी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली है ये यमुना नदी किनारे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है, लंदन थेम्स नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी ये एक एक देश भी दे रखा है नगर के साथ साथ में। मुंबई जो है हिंद महासागर के किनारे है, भारत के अंदर आया हुआ है। चेन्नई जो है हिंद महासागर के किनारे भारत के अंदर है। बीजिंग जो प्रशांत महासागर के किनारे चीन के जो देश है वहाँ पर आया हुआ है। और झील भी दे रखी है, जैसे पुष्कर श्रीनगर जो है ये डल झील पर बना हुआ है, भारत के अंदर आया हुआ है। पुष्कर जो है पुष्कर झील है ये भारत के अंदर है। शिकागो जो है मिशिगन झील है ये यूएसए के अंदर है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था? तो प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बनाया था 1974 के अंदर। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो गंगा एक्शन प्लान व नमामि गंगे। करंट से जब इससे प्रश्न बनता है तो पूछा जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण की विधियाँ बताइए। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि, फव्वारा विधि, रूफ टॉप जल संग्रहण विधि, एनीकट निर्माण विधि। ठीक है, भविष्य का सोना या नीला सोना किससे कहते हैं? तो ब्लू गोल्ड जो है, ब्लू गोल्ड के जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये जल है, जल को भविष्य का सोना या नीला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्यर्थ व बेकार जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। आगे, आगे भूमि से संबंधित एक प्रश्न आया था कि वह प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वन भूमि कहते हैं। वन भूमि की सामान्य सी परिभाषा है, एनसीईआरटी का फैक्ट है जो आपके सामने हम लेके आए हैं। परिभाषा वापस सुनिए कि वह प्राकृतिक भूभाग जो वनस्पति से ढका रहता है। ठीक है, आगे एक एक भूमि के बारे में कुछ बता रखा है। देखिए आप, वन भूमि क्या होती है कि वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट, निषेध क्षेत्र, इसी प्रकार और भी। कृषि भूमि, वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है कृषि भूमि कहते हैं। बंजर भूमि, बेकार पड़ी जो भूमि होती है उसे कहते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती हैं। चारागाह भूमि, सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह भूमि भी कहा जाता है। तो ये जो भूमि के प्रकार है उसकी परिभाषा जो एनसीईआरटी कक्षा 7 में दे रखा है उसका बारे में अपन आपको बता रहे हैं। तब देखिए एक एक परिभाषा भी एक बार नज़र से बाहर निकाल देनी चाहिए। मान लीजिए अगर इसी प्रकार का कोई प्रश्न एग्जाम में जब दिया जाता है तो गलत होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, बंजर भूमि कौन सी? जैसे ऊंचे पथरीले, पथरीली भूमि, दलदल की भूमि, ये बंजर भूमि के प्रकार है। वन भूमि के अंदर राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाते हैं, आखेट निषेध क्षेत्र आ जाते हैं। सारी यही इंपॉर्टेंट है। आगे भी दो और दे रखी है। उद्यान भूमि कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान में प्रतिभूमि कहा जाता है। ऐसी परिभाषा है। पुरानी प्रतिभूमि, यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि के ऊपर जो वर्णित भूमि उपयोगों को छोड़कर से सभी कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि होती है वो इस वर्ग के अंतर्गत आती है। जैसे मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि के लिए जो प्रयुक्त होती है उसे अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। ठीक है, भूमि के अंदर क्या क्या? तो राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वन्य अभ्यारण्य आ जाते हैं, आखेट निषेध जो क्षेत्र हैं जिसकी अभी अपन ने बात करी है, ये सभी वन भूमि के ही प्रकार हैं। तो भूमि से संबंधित जो जो परिभाषा थी वो परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही थी। इसको साथ साथ में देखते रहिए और याद भी करते रहिए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, वन भूमि में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लाया जाता उसे बंजर भूमि कहते हैं। वह व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृषि हेतु व्यर्थ भूमि कहते हैं। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशु चारण हेतु उपयोग में लाया जाता है उसे चारागाह भूमि कहते हैं। वह भूमि जिस पर फसलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। आगे, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 1-2 वर्षों में खाली छोड़ी गई जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्तमान पड़ती भूमि कहते हैं। जो भूमि से संबंधित हमने अभी जो सारणी देखी थी उस सारणी के अंदर परिभाषाओं को पढ़ा, उसके बाद हमने इसके जो प्रश्न उत्तर जो भी बन रहे हैं उन प्रश्न उत्तरों को वन लाइनर के रूप में हम देख रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कहे जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमें सरल प्रश्न लगते हैं, बाकी पूछे जाते हैं ये। ठीक है,
आगे, वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों से उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरानी पृथ्वी कहा जाता है। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना गया है? तो 97% लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना गया है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से कृषि जो की जाती है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। और स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, निजी व सार्वजनिक। ठीक है, तो ये जो 12वां प्रश्न है जो अंतिम इस बार हमने देखा है कि स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है और वापस आने की संभावना भी है इसके। आगे, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो 60% जो भूमि है वो कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाती है। आगे, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत चारागाह में उपयोग होता है? तो 4% भूमि का चारागाहों में प्रयोग किया जाता है। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 23% वन क्षेत्र हैं। कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना प्रतिशत है? तो 11% है। आगे, उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता और वह उत्पादकता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? तो भूमि अवनयन या कहे भूमि निम्नीकरण कहते हैं उसे। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो उसे पोल्डर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, पोल्डर किसे कहते हैं? तो बांध बनाकर जो तटीय भूमि है उसको डूबने से बचाने की जो टेक्निक होती है उसे पोल्डर कहा जाता है, पोल्डर। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो काजरी है वो कहाँ पर है? तो ये जोधपुर राजस्थान के अंदर आया हुआ है। आगे, वन और वन्य जीव से संबंधित प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष लताएं, पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो उसे वनस्पति कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? तो सदाबहार वन होते हैं। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ आते हैं? तो कठोर लकड़ी वाले पेड़ जिसमें रोजवुड, आबनूस व महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं। सेल्वा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सेल्वा वन जो है ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े जो ब्राज़ील में अमेजन के जंगल के अंदर है जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास जो हैं ये सेल्वा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन्हें ही पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपन। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन के जंगलों के अंदर पाया जाता है। पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो पतझड़ वनों के अंदर नीम, शीशम, महुआ, जामुन, शाल व सागवान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कठोर व मुलायम दोनों प्रकार के लकड़ी वाले, जिसमें बांस या यूकेलिप्टस व चीड़, ठीक है, ये पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न पटवारी में पूछा गया था यूकेलिप्टस के बारे में। ठीक है, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है? शंकु अथवा कोणधारी जो वन है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो कोणधारी वनों में लार्च, स्प्रूस, पाइन व बर्च। ठीक है, आगे, विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं? तो विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान सवाना घास का मैदान है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो लानोस कहा जाता है उसे। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो उसे स्टेपी कहा जाता है। अगला, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो वहाँ प्रेयरी कहा जाता है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो वहाँ पंपास या कंपास कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स कहा जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, डाउन्स, वेल्ड, पंपास या कंपास, प्रेयरी, स्टेपी, लानोस, कंपास और सवाना। यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए यह वीडियो आप 1 से 2 बार जरूर देखें। आगे चलते हैं। कौन सी वनस्पति के पौधों की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कंटीले व जड़ें गहरी होती हैं? तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसके अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण क्या है? तो बेर, केर, खेजड़ी, नागफली,
कैक्टस, बबूल ये आदि जो है ये मरुस्थलीय वनस्पति के प्रकार है। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वालरस, ध्रुवीय भालू और शील जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। खिजड़ली बलिदान कब हुआ था? तो 1730 के अंदर जोधपुर में खिजड़ली गांव के अंदर यह खिजड़ली बलिदान हुआ था। खिजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया? तो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। खिजड़ली बलिदान में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? 363 लोगों ने बलिदान दिया था। ठीक है। पीपलांतरी गांव कहाँ पर स्थित है? तो यह राजसमंद के अंदर स्थित है और काफ़ी फेमस है। यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से। और खिजड़ीली जो वृक्ष मेला है ये कब लगता है? कला संस्कृति का ये भी अच्छा प्रश्न है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ीली वृक्ष मेला लगता है, जिसे उसी दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ये अमृता देवी बिश्नोई का जो खिजड़ीली हुआ था इसकी फोटो है। और नीचे उसके नीचे जो प्रश्न है ये चिपको आंदोलन का प्रश्न है। ये अलग था कि चिपको आंदोलन है उस जो किसके नेतृत्व में महिलाएं पेड़ पर चिपक गई थी? तो गोरा देवी जो है उनके नेतृत्व के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी दो व्यक्ति होते हैं इसके अंदर। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन चिपको आंदोलन के बारे में भी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी दोनों की बात करेंगे। आगे चलते हैं अपन चिपको आंदोलन के बारे में कि हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों और टेहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है। और इसके पीछे कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों को काटना। 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। ठीक है, तो ये फोटो जो सुंदरलाल बहुगुणा की है और पास में गोरा देवी है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित दोनों व्यक्ति हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इन दोनों का संबंध किस आंदोलन से रहता है? तो चिपको आंदोलन का से रहता है। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। और सन पूछे तो 1972 की बात है, उत्तराखंड की बात है। ठीक है, ये डिटेल है इनकी, इस आंदोलन की। और जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गोरा देवी के नेतृत्व में जो वहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को ही चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन और उर्वरक और रेशा देने वाला वृक्षों का रोपण किया जा सके। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति का पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, आगे एक अपिको आंदोलन के बारे में बताया गया है। अपिको आंदोलन जो है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित कर्नाटक में भी ऐसा आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1983 की बात है, जिसमें राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तो वहाँ स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया था और इस प्रकार लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था इन्होंने। ये कई सप्ताह तक वनों का पहरादारी भी करी वहाँ के लोगों ने और इस प्रकार लोगों के द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया भी गया था। अपिको आंदोलन, तो खिजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन, ये तीनों ही महत्वपूर्ण आंदोलन कहे जाते हैं। वनों के क्षेत्र में वनों से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी, अमृता देवी बिश्नोई, ये सभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आगे अपिको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? प्रश्न तो कर्नाटक के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र को बचाने के लिए अपिको आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किस किताब में किया जाता है? तो लाल आंकड़ा किताब है, जिसे अपन रेड डाटा बुक भी कहा करते हैं। तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। अगला अध्याय, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। पहला, ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? तो जो ठंडे मरुस्थल होते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाकर खेती की जाती है। ग्रीन हाउस पर आपने देखा होगा कि जो हरा टेंट लगाकर जो खेती की जाती है, ठीक है, प्रकाश के पराबैंगनी जो किरणें हैं इनको रोकने के लिए, तो ये ग्रीन हाउस बनाकर खेती की जाती है। आगे फोटो जो दिख रही है उसमें आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? तो शीत मरुस्थलों की बात करते हैं तो गोबी का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, लद्दाख व तिब्बत, ये जो हैं ये विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन से हैं? तो गर्म मरुस्थल की बात करते हैं तो सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल और विक्टोरिया का मरुस्थल, ये जो है ये विश्व के ग्रीष्म मरुस्थल हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम रीट के अंदर बनता है और सारे ही एग्जाम जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित जो भी लगता है उनको भी ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से बाहर किसी कोई भी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
राजस्थान में थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है। बाड़मेर के कवास में बाढ़ जो आई थी वो कब आई थी? तो 2006 के अंदर बाढ़ आई थी। जालौर में बाढ़ कब आई थी? तो जालौर में 2015 को बाढ़ आई थी। लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी जो सीमा है उसके किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबी जो पट्टीनुमा क्षेत्र बना हुआ है उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है और इस इलाके में श्रवण घास भी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्याक तथा जोमो किस जगह के प्राणी हैं? तो शीत मरुस्थल लद्दाख के प्राणी हैं। अगला प्रश्न, शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो भोटिया जनजाति है, बकरवाल, गुज्जर, चांगपा, भूटिया व मोनपा, ये जो प्रमुख जनजातियां हैं ये शीत मरुस्थल में पशुचारण करती हैं, याद रखिएगा। और काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये जो फोटो दिख रही है ये जो नदी आ रही है पहाड़ियों से, ये एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। जो भी फोटो हम आपको वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं सारे चित्र एनसीईआरटी की कक्षा 7 से उठाए गए हैं। ठीक है, और ना किसी नोट से ना ही कोई गूगल की साइट से उठाए गए, केवल और केवल हम एनसीईआरटी की किताबों में जो मैटर लिखा हुआ होता है वही आपको वन लाइनर पढ़ के सुनाते हैं। आगे चलते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं उनके घर है पत्थर व गारे की ईंटों से बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें खंगपा कहा जाता है। लद्दाख के लोगों के घरों का नाम है खंगपा। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो भारत ईरानी व भारत मंगोल के प्रजाति के माने जाते हैं। आगे, लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो छंग का प्रयोग करते हैं। छंग पेय पदार्थ है उसका प्रयोग करते हैं लद्दाख के निवासी। आगे, दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ता क्या कहलाता है? तो उसे दर्रा कहते हैं। आगे 7वां पार्ट पढ़ते हैं अपन। उसके अंदर पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदानी प्रदेश कौन सा है? तो आंसर है गंगा का मैदान। ठीक है, आगे, हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? तो हिमालय के जिस क्षेत्र में भूमियाँ नदीगत हो जाती हैं उसे भावर कहते हैं। आगे, हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुनः धरातल पर हो जाती है उसे तराई कहा जाता है। भाबर और तराई, भाबर में नदियाँ भूमिगत हो जाती है और तराई में पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो उसे खादर कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो उसे बागर कहते हैं। खादर में नई जलोढ़ मिट्टी और बागर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर। आगे, मैदानी क्षेत्रों में खेतों के मेड़ पर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो यही पेड़ पॉपुलर लगाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं? तो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। अगला सवाल, भारत के पश्चिमी पूर्वी मैदान कौन से हैं? तो उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट। और 10वां प्रश्न, लेगून किस तट पर पाए जाते हैं? तो लेगून जो है ये मालाबार तट है वहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छे प्रश्न थे। आगे, मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मालाबार तट पर मोनोजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट और थोरियम पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन से बंदरगाह हैं? तो कोझिकोड, कोची, अब अलेप्पी और तिरुवनंतपुरम बंदरगाह है। ये भारत का मैप है जिसमें जो कोंकण तट और उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और काठियावाड़ जो तट हैं उसके बारे में बताया गया है चित्र के अंदर, मैप के अंदर। ये मैप किसी पैमाने पर नहीं बना हुआ है, इसका सामान्य सा मैप है, एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर भी दे रखा है यही मैप। तो आप मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट व उत्तरी सरकार तट का जो क्रम है ये इस प्रकार का क्रम है, पश्चिमी तट व पूर्वी तट। ठीक है, आगे चलते हैं। बरसीम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बरसीम घास मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और बेबानाद क्या है? तो बेबानाद जो है ये एक प्रकार की जीत है, केरला की झील है। आगे 8वां अध्याय, समाज व हमारे दायित्व। पहला प्रश्न, समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक, समानतावादी व मानवतावादी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है? तो सोशल मीडिया कहते हैं ऑनलाइन संचार के माध्यम को। ये राजनीति से संबंधित प्रश्न है। ये जो 14वां प्रश्न है, ठीक है, कि वेबानाद क्या है? तो वेबानाद जो है ये एक प्रकार की झील है। ठीक है, केरला की झील है। अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे तीसरा, समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है? तो उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बनना, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान
स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रशासन की सहायता, पर्यावरण की रक्षा, ये सारे कार्य होते हैं। लोकतंत्र और समानता अध्याय, पहला प्रश्न, लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? तो कानून का संचालन। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो समानता। भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार होता है? तो 18 वर्ष की आयु के बाद। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाला विशेषाधिकार क्या कहलाता है? तो उसे आरक्षण कहते हैं। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े जो विषय की प्रार्थना पत्र होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की परिभाषा है कि न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों की प्रार्थना पत्र जो होते हैं उसे जनहित याचिका कहा जाता है। आरक्षण क्या होता है उसकी परिभाषा दी है। 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होता है वही मतदान कर पाता है। कानून का संचालन लोकतंत्र की बुनियाद है। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता स्थापित हो उसे समतामूलक समाज कहा जाता है। सभी नागरिकों को उसके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है? तो उसे पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। 10वां अध्याय, लैंगिक समझ व संवेदनशीलता। पहला प्रश्न, महिला व पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव जो होता है उसे लैंगिक भेदभाव कहा जाता है। राज तरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? तो उसमें सुगंधा, दीदा और कोटा जो है महिलाओं का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? तो गार्गी, मैत्रेयी और लोकमुद्रा या लोपामुद्रा। ठीक है। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा जो विधवा विवाह के क्षेत्र में जागृति फैलाने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न, महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किया था? तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो नारी उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कहे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो 928 व्यक्ति प्रति हजार के ऊपर है। और आगे 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार महिला शिक्षा अनुपात कितना है? तो महिला शिक्षा अनुपात 52.10 का रहता है। महिला साक्षरता की बात हो रही है यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है? तो 79.20 है, 79.20%। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090 या 1095 या 112, ये तीनों जो है महिला हेल्पलाइन नंबर है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो सुकन्या समृद्धि योजना। 12वां प्रश्न, महिला व बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। आगे, भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसे माना गया है? तो महिला को परिवार का मुखिया माना गया है। 11वां अध्याय, राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास। पहला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य से प्रश्न। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.17% की है। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो RT 2009 है कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है। जनगणना 1951 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? उस समय 2.51% रही थी। शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है ये शिक्षा में गुणवत्ता के लिए शुरू किया गया सरकार का कार्यक्रम है। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो पॉलिएस्टर व फाइबर जो है और सीमेंट निर्माण के अंदर दूसरा स्थान रखता है राजस्थान भारत के अंदर। ठीक है। और ये जो 5वां प्रश्न है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे, राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो नीमराणा अलवर के अंदर है। राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो जयपुर के अंदर शुरू की गई थी। 12वां अध्याय, राज्य सरकार। पहला, भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो संघ सरकार या केंद्र सरकार के नाम से। भारत में मतदाता कितने स्तरों पर सरकार चुनते हैं? तो 3 स्तरों पर, स्वायत्त, स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है? तो 3 प्रकार की सूची रहती है। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे व मुद्रा जैसे जो 97 विषय हैं संघ सूची के अंदर, ये सारे संघ सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं। और ये जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के बारे में अपन इनके जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले संघ सूची के बारे में पढ़ा है, अभी राज्य सूची के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि व सिंचाई, जिसे टोटल 66 जो विषय हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
अगला समवर्ती सूची जो है उसमें सरकार के कौन से कार्य होते हैं, तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ आदि ऐसे जो कुल 47 विषय हैं ये समवर्ती सूची के होते हैं, जिस पर दोनों मिलकर काम करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, आगे राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और जो है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता कितनी है, तो 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल के लिए। मुख्यमंत्री व उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, तो मंत्रिपरिषद कहते हैं उसे। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, तो मुख्यमंत्री की सलाह से इसकी नियुक्ति की जाती है। और राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 200 विधायकों की विधानसभा है राजस्थान के अंदर। आगे विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है, ठीक है, तो जो है ये 34 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के और 25 क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है उसका क्या प्रावधान है, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य जो है किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो विधेयक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है, तो विधान परिषद कहा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की अन्य पीठ कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर आया हुआ है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली के अंदर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो विधान सभा विधायक के निर्वाचित होने की आयु, राज्यपाल बनने की आयु, इसको कौन निर्वाचित करता है या किस माध्यम से चुने जाते हैं, सारे प्रश्न एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान की एक अन्य पीठ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इसकी दिनांक भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार व लोक कल्याण, पहला प्रश्न, नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं, तो ई गवर्नेंस यानी ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है, तो ई मित्र, अटल सेवा केंद्र, या सूचना कियोस्क व राजस्थान पोर्टल। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ, 2000 के अंदर लागू हुआ था। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना, तो 2005 के अंदर कानून बना था। राजस्थान लोक सेवाओं को जो गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, ये कब हुआ, 2011 के अंदर लागू हुआ था। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, सुनवाई का अधिकार 2012 के अंदर लागू होता है। और निःशुल्क जो एम्बुलेंस सेवा है उसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है, ये जैसा कि आप सभी परिचित है, 108 नंबर जो रहता है निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए। सारे ही प्रश्न जो दिनांक है काफ़ी महत्वपूर्ण दिनांकें रहती हैं। आगे 14, संचार माध्यम व लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है, तो 3 माध्यम में, मुद्रण, वार्तालाप और इलेक्ट्रॉनिक, 3 माध्यम से आप संचार कर सकते हैं। मुद्रण के अंदर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें सभी आ जाती है। वार्तालाप के अंदर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट, डिस्क आदि। ठीक है, ये 3 माध्यम है मीडिया के। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। ये दिनांक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और सामान्य सा प्रश्न है, पर दिनांक याद जो सन है वो कभी कभी अपन भूल जाते हैं, 14 या 15 ऐसे में कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे वृहत भारत जो है, वृहत भारत से संबंधित प्रश्न शुरू होंगे। इतिहास से संबंधित प्रश्न, ये मैप दिख रहा है, इसमें वृहत्तर भारत बताया गया है कि उस समय भारत जो है की स्थिति किस प्रकार की थी। भारत जो है ये पूरा इलाका भारत के अंतर्गत ही आता था, जिसमें आपको दिख रहा है मैप के अंदर राजस्थान जो है, भूटान वगैरह जो सभी देश है, बर्मा देश है, म्यांमार देश है, इन सभी देशों के बारे में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, कक्षा 7 इतिहास से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं अभी। बृहत्तर भारत, पहला प्रश्न, भारत को विश्व गुरु का दर्जा जो है किस सम्राट के काल में मिला था, तो सम्राट हर्ष के काल के अंदर मिला था। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला व गया विश्वविद्यालय जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहे जाते हैं। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो जम्बू द्वीप के रूप में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया था, तो फाइयान, हैंसांग व इसिंग 3 यात्री भारत आए थे। अग्नि पुराण में वर्णित जो दीपांतर हैं, भारत का संबंध किससे है, तो इंडोनेशिया से संबंधित है दीपांतर भारत। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था, तो मलमल, छींट, रेशम, जरी, वस्त्र, नील, गरम मसाले जो आदि हैं, ये इनका प्रचार बाहर होता था भारत से। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था, तो बोधि रुचि था, जो चालुक्य राजसभा में नियुक्त था और चीनी राजदूत के साथ 993 ईस्वी में चीन गया था। कौन, बोधि रुचि। ठीक है, बटार गुरु की मूर्ति कहाँ मिली, जावा के अंदर मिली थी। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं, तो वयंग, ठीक है, वयंग नाटक है, नाटक का नाम है। और बोरोबंदूर व लारो जंगरंग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये जावा के अंदर स्थित है।
अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया के अंदर है। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आनंद मंदिर बर्मा के अंदर स्थित है। और चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले? तो चंपा से 100 संस्कृत के अभिलेख मिले हैं। ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है। कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन से संबंधित सारे प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, ये आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बर्मा, ये भी काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे, हर्षकालीन बाद का भारत। पहला प्रश्न, गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो थानेश्वर के अंदर की थी। दूसरा, हर्षवर्धन ने पहली राजधानी किसे बनाया था? तो उसने अपनी पहली राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपनाता है। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो हैंसांग को नियुक्त किया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता है? तो मोक्ष सभा का आयोजन प्रयाग के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आयोजित करता है। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग हुआ है? तो महाराजाधिराज उपमा का प्रयोग होता है इनके सिक्कों पर। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? तो हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को, हरिदत्त को व जयदेव को, इन तीनों को अपने जो है विद्वानों को आश्रय दिया था हर्षवर्धन ने। आगे, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तीनों महत्वपूर्ण हैं। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? 3 प्रकार के कर थे। पहला जो कर है उसका नाम है भाग, एक प्रकार का भूमि कर है, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर है, और बलि जो है इसे अतिरिक्त कर कहा जाता है। किसे या किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान दिए थे? तो हर्षवर्धन ने दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय हैं? तो 8 महाविद्यालय हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिणी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा है? तो राष्ट्रकूट है। आगे, राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन है? तो कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद व अमोघ वर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्ष को पराजित कर दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को विजयालय ने मुक्त किया था। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे, किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है। गहड़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? तो जयचंद्र मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ था, उसके काल में होता है। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज है। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहा था। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बप्पा रावल था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप रहे थे सिसोदिया वंश से। और महमूद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? तो सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ये सारे जो प्रश्न हैं कक्षा 7 जो उस राजस्थान बोर्ड के अंदर लगती है वो सारी किताबें। अभी तो हाल ही में जो नया अपडेशन आ गया है उसका वीडियो हम आगे बनाएंगे। अभी ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन्हीं का अध्ययन अभी करना है आपको। आगे 25वां प्रश्न, बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? तो हर्षचरित्र व कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। 26वां प्रश्न, जयदेव की रचना कौन सी है? तो जयदेव की गीत गोविंद रचना है। प्रश्न पूछा जाता है हर्षचरित्र व कादम्बरी जो है किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। सामान्य सा प्रश्न बनता है, बाकी याद रहना जरूरी होता है। ठीक है, आगे राजस्थान व दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था ये। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 के अंदर होती है। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर होती है। नयनचंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? तो ये अमीर के दरबार में थे। नयनचंद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो अमीर महाकाव्य जो है ये नयनचंद्र सूरी की रचना है। जोधराज की रचना बताइए। तो हमीर रासो जो है ये जोधराज की रचना है। और राजस्थान से संबंधित प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आपको आने वाले दिनों में रीट का पेपर जो होगा जनवरी के अंदर उसके अंदर दिखेगा काफ़ी प्रश्न इससे, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं ये सारे ही। आगे चलते हैं इसी प्रकार। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बनता है? तो 1296 के अंदर बनता है। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब होता है? 1301 के अंदर होता है। किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की थी? तो हमीर ने प्राप्त की थी। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो रतन सिंह 1302 के अंदर बैठा था। ठीक है, गोरा बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 के अंदर हुआ था। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? तो सरदार हमीद ने 1326 के अंदर
स्थापित किया था। विरमदेव किसका पुत्र था? विरमदेव जालोर के कन्नड़देव का पुत्र था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया था? तो जालोर के शासक जो कन्नड़देव चौहान है, इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, ये सभी अच्छे प्रश्न हैं। ये भी अभी इसमें राजस्थान बोर्ड जो है, राजस्थान अध्ययन से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसके लिए डिटेल का वीडियो भी हमने चढ़ा रखा है। राजस्थान बोर्ड हमारा राजस्थान करके छठी से लेकर 10वीं तक के सारे वीडियो चैनल पर मिलेंगे आपको। उन वीडियो को भी जरूर देखना, वहाँ से भी प्रश्न 80 प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुआ? उसका नाम था राव शेखा। अच्छा प्रश्न बनता है। राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो शेखावटी। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो रसिक प्रिया, एकलिंग महामात्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। 20वां प्रश्न, किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम कहा जाता है? महाराणा कुंभा का काल। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण किया गया है? 32 दुर्गों का। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। और चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित रहा था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभा के द्वारा निर्मित ये दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए जाते हैं। कुंभा से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुंभा, राणा सांगा या कहे महाराणा प्रताप, इन तीनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। कुंभा से स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न बनते हैं और ये अक्सर एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। आगे राजस्थान के राजवंश और मुगल, ये सभी कक्षा 7 एनसीईआरटी से ही संबंधित है। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1526 में बाबर ने रखी थी। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह अपने नाम के सिक्के भी चलाए, तो उसका नाम हेमचंद्र या हेमू है। अगला, विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन स्थापित किया था? तो 1526 में अकबर ने स्थापित किया था। फिर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 के अंदर। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयंता बाई सोनगरा थी। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर होता है, कटारगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस किले में हुआ? तो कहाँ पर जिले में हुआ? तो गोगुंदा के अंदर होता है। 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। आगे, अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? तो मान सिंह को नियुक्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 21 जून भी कई बार डेट मिलती है, तो 18 और 21 दोनों सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? तो रावत किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, जाला बिंदा, मान सिंह सोनगरा आदि ने साथ दिया था। प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? तो पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, बामासा, ये सभी चंदावल दस्ते के अंदर शामिल थे। प्रताप के हरावल दस्ते में कौन शामिल था? तो हकीम का सूरी। अगला, किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया था? तो बदायूनी। और अगला 13वां प्रश्न, प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे? तो बहलोल लोदी के। ठीक है, यह भी अच्छा प्रश्न है कि प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे? तो महाराणा प्रताप ने बहलोल खां जो है उस इसी में अगला, महाराणा प्रताप की रक्षा किसने अपने प्राण त्यागे थे? तो झालामान ने त्यागे थे। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? अक्टूबर 1582 के अंदर। अगला, दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुल्तान कहा करते हैं। प्रताप में जो है महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाते हैं अंत में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? तो 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप से संबंधित अच्छे प्रश्न है। प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? बांडोली के अंदर बनी हुई है। प्रताप ने किस वृक्ष आयु विज्ञान ग्रंथ की रचना की थी? तो विश्व वल्लभ की। और 21वां प्रश्न, संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो व्यवहार आदर्श। ठीक है, व्यवहार आदर्श और विश्व वल्लभ, ये दोनों जो महाराणा प्रताप के ग्रंथ हैं, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्यवहार आदर्श जो प्रश्न है, ये व्यवहार जीवन संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। अगला प्रश्न 22वां, संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप के दरबार में थे। चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में हुआ। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागिनियों के चित्र बनवाए थे? तो निशारुद्दीन के ने। अमर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह जो है जोधपुर नरेश गज सिंह का पुत्र था।
शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा प्रज्ञा दिया, तो उनको नागौर प्रज्ञा दिया था। शाहजहां ने के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट पर उतारा था, तो सलावत खां को उतारा था। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की थी, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की थी। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच सिसोदिया राठौड़ या राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया था, तो दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। अच्छा प्रश्न है यह भी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने किससे विवाह रचाया था, तो मेवाड़ नरेश राज सिंह से ये विवाह रचाती है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी राजस्थान अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, कक्षा 7 एनसीईआरटी के ही है ये। आगे, दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे, तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, तो शिप्रा नदी पर। डींग किसने बसाया था, डींग महाराजा बदन सिंह ने बसाया था। भरतपुर शहर किसने बसाया, तो सूरजमल ने बसाया था। किस चार शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात व सोना चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया था, तो गोकुल राजाराम जाट ने। आगे, सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है, तो हरावल दस्ता कहलाता है। सेना का पीछे लड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, तो उसे चंदावल कहा जाता है। ठीक है, ये हरावल और चंदावल जो है ये सेना का अग्रिम और पीछे वाले भाग है। ये यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो महाराणा प्रताप की सेना की जो संरचना है उससे अक्सर प्रश्न बनता है। हरावल दस्ते में कौन थे, चंदावल दस्ते के अंदर कौन थे, ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा था। तो इस प्रश्न को आप वापस देखिएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिए। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड कम तेज कर सकते हैं, जैसे भी करें। रिवीजन के तौर पर ही इस वीडियो का प्रयोग करें, ठीक है ना। रिवीजन के लिए एक अच्छा वीडियो रहेगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। कला एवं स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र कौन क्या है, तो गुजरात व राजस्थान है। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ का प्रधान केंद्र उत्तर पूर्वी भारत का बिहार व बंगाल है। आगे, जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्र शैली क्या कहलाई, पाल शैली कहलाई थी। ताड़पत्र व कागज पर बनाए गए चित्र पोथी चित्र कहे जाते हैं। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो पश्चिमी भारतीय चित्र शैली से मानी जाती है। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है, तो कुवत और इस्लाम मस्जिद के समीप बना हुआ है। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है, तो दिल्ली का जो लाल किला है उसे। आगे, वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर व परकोटा बना हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग की परिभाषा है। और ये जो प्रश्न है 6 नंबर का कि कुवत जो कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है, ये भी अभी प्रश्न आया हुआ है इतिहास से संबंधित। आगे 9वां प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं, तो प्रमुख दुर्ग हैं वो चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, गागरान झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, जालोर के अंदर स्वर्णगिरी, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर, तारागढ़ बूंदी के अंदर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर भी है और आमेर जयपुर के अंदर। ये सारे जो हैं किले कहाँ पर ये देख सकते हैं आप। आगे, बादल महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग के अंदर है, तारागढ़ बूंदी के अंदर है। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद जालोर दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़ में स्थित जो विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया 1440 से 1448 के बीच में। विजय स्तंभ की ऊंचाई 47 फीट वर्गाकार आकृति में 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। और विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है, तो 9 मंजिलों से बना हुआ है। और भारतीय मूर्तियों कला का शब्दकोश भी विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। ये सभी विजय स्तंभ से संबंधित प्रश्न है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न को हमने जब राजस्थान अध्ययन की बुकें पढ़ी थी अपन ने, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अभी आगे चलते हैं। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन है, तो जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा, भूमि, चूथी व बलराज जो है ये सभी विजय स्तंभ के शिल्पीकार है। ये प्रश्न अच्छा है, देखिएगा। आगे 17वां प्रश्न, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है, तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। ठीक है, ये सभी शैलियाँ महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। आगे, राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से हैं, तो चोर पंचाशिका व चावंड रागमाला हैं, ये राजस्थान चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ हैं। राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्र शैली का राजस्थान चित्र शैली के रूप में मान्यता किसने दी थी, तो राय कृष्णदास ने दी थी। आगे, किस युग को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो 17वीं सदी का जो काल है उसे। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू का मंदिर नागदा, अंबिका माता का मंदिर जगत, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर और ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर। ये सभी अच्छे प्रश्न हैं। आगे चलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की ओर। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, ओशिया का मंदिर जोधपुर, जैसलमेर के जैन मंदिर आदि मारवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं। आगे, शेखावटी और जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, तो आबनेरी मंदिर दौसा में है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर के अंदर है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है। बनदेवरा का मंदिर कहाँ है, बारा के अंदर। कमलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर
बूंदी के अंदर घंटियों का शहर झालावाड़ को कहा जाता है। झालावाड़ में कहाँ है? जालड़ा पाटन, ठीक है। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ कौन सी हैं? तो शालीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली। और मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी। ये सभी प्रश्न हैं ये जो सामाजिक विज्ञान की जो किताब आती हैं उसके अंदर भी राजस्थान से संबंधित प्रश्न दिए हुए होते हैं। पार्ट दे रखा है, उसका ही अपन अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान अध्ययन की जो अलग किताबें आती है 6ठी से 10वीं, उसके लिए हमने अलग वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन वीडियो को अच्छे से देखें, उसके अंदर डिटेल से चर्चा हो रखी है और अच्छे प्रश्न भी उसके अंदर मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। सेठों की छतरी कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर है। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ है? गेटोर के अंदर है। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। आयड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। बड़ा बाघ की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। शेखावटी की छतरियाँ, किन शासकों की छतरियाँ शामिल है? तो शेखावटी की छतरियों में लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह, माधो सिंह व हरदयाल सिंह की छतरियाँ शामिल हैं। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी जो है ये शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न है वन लाइनर के रूप में होते हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है जिससे समय की भी बचत हो। आप वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये रिवीजन बूस्टर के लिए ही होता है। रिवीजन आप इसको रोज़ शाम को 1 घंटा अगर देखते हैं तो पूरे क्लास का रिवीजन अच्छे से हो जाता है। डिटेल के लिए आप किताब ही पढ़िए, ठीक है। किताब से बेहतर कोई नोट्स नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। किस स्थान पर महाराजाओं ने स्मारक देवलो के नाम से विख्यात है? तो मंडोर के अंदर जो स्मारक है वो देवलो के नाम से विख्यात है, ठीक है। महाराजाओं की स्मारक उसको देवलय कहा जाता है। आगे, भक्ति व सूफी आंदोलन। पहला, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? बस धातु से हुई है। भक्ति संत अपने किस बात के, भक्ति जो संत है अपनी बात किस माध्यम से कहते हैं? तो काव्य के माध्यम से कहते हैं। दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? घुमक्कड़ साधु को दिया जाता है। प्रमुख नयनार संत कौन से हैं? तो अपार, सुंदरार, सबंदर, माणिक्य व सागर आदि। प्रमुख अलवार संत कौन से हैं? तो पेरी अलवार, अंडाल, नम्मा अलवार, तोंडर डिप्पोली अलवार आदि। दक्षिण की मीरा अंडाल को कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए? तो कबीर, धन्ना जी, रेदास और पीपा, ठीक है। ये चैप्टर शायद अभी आपके सिलेबस में शायद हटा दिया गया होगा, बाकी देख लीजिएगा, लगता है तो ये पढ़ सकते हैं आप। आगे, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर, 1469 के अंदर। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? तो करतार पर, रावी नदी के किनारे। गुरु नानक देव जी द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मशाल कहा जाता है। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित हैं? उसे गुरुद्वारा कहते हैं वर्तमान में। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन है जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया था? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन से हैं? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ, गुरु रामदास व एकनाथ आदि, ठीक है। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध हुआ था? ये विठल नाथ जी के लिए प्रसिद्ध है पंढरपुर। और अगला प्रश्न, समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? तो दासबोध। दासबोध जो रचना है ये समर्थ गुरु रामदास की रचना है, ठीक है। ये अभी जो भी एनसीईआरटी में हम सभी पढ़े के इसके अंदर। आगे, चोखा मेला व उसके परिवार ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो ये संत नामदेव जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? संत चोखा मेला को कहा जाता है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नारायणा गांव के अंदर हुई थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मेड़ता के शासक दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह जी की पुत्री थी मीराबाई। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली? अपने दादा और दादी जी से मिलती है। मीरा का विवाह भोजराज जी से होता है। किनके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई थी? तो उनके पति भोजराज, ससुर राणा सांगा, वो पिता रतन सिंह, ठीक है। आगे, मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी? तो रणछोड़ जी का मंदिर जो द्वारिका के अंदर बना हुआ है वहाँ पर मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाता है। 24वां प्रश्न जो लिखा हुआ है कि किनकी मृत्यु के बाद मीरा जी कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाती है? तो उनके पति भोजराज की मृत्यु के बाद ही ये भगवान कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाती है, यही इसका सही आंसर रहेगा। आगे, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को ही कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज या ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले को जो चिश्ती सिलसिला है यह ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? तो संगीत को मानता है। आगे, लोक संस्कृति के संबंधित प्रश्न है। केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित जो हनुमान जी का मंदिर है किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया नाम से। किनका दरबार लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है? तो केला देवी। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है? तो करौली का जो यदुवंशी राज परिवार है उससे उनकी जो कुलदेवी हैं ये केला देवी करौली वाली केला देवी, ठीक है।
यहाँ से भी राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर जो भी सिलेबस लगता है वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। आगे, जमवाई माता मंदिर या जमवाई माता शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में है, जमवा रामगढ़ के अंदर। ठीक है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है? जमवाई माता या जामवंती माता। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चूहों वाली देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध? करणी माता। ठीक है। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी? देशनोक की। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक के अंदर है। ठीक है, करणी माता का। और जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो रेवासा सीकर के अंदर। 10वां प्रश्न, किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया? अच्छा प्रश्न है, जीण माता का मंदिर। तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ। और किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? तो त्रिपुरा सुंदरी जो माता है इसकी 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा। इन्हीं को तरतई माता भी कहा जाता है। आगे, चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। धातु से बने वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तर से बने या तार से बने वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र को सुधीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अवनत वाद्य यंत्रों में कौन कौन शामिल है? तो चंग, बपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल, डमरू आदि हैं। ठीक है। घन वाद्य यंत्रों में मजीरा, खड़ताल, ताशा जो है घन वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर इकतारा, सारंगी, रावण हत्या, तंदूरा और जंतर जो है ये तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। ये जो अवनत वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, जो भी प्रकार दे रखे हैं इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन सभी का नाम याद रख सकते हैं। जो भी नाम एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उनका ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से कोई प्रश्न आए और आपका गलत हो जाता है तो आप सीधे 2 से 3 हज़ार विद्यार्थियों की रेस से में नीचे चले जाते हैं। ठीक है। आगे, सुधीर वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो सुधीर जो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं उसमें अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण है? तो बपंग को बजाने में निपुण है। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। राजस्थान के गुज्जर बोपा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र है। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी वाद्य यंत्र है। और युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नंगाड़ा बजो वाद्य यंत्र है, उसका प्रयोग युद्ध में रणभेरी के रूप में किया जाता है। भीलों व गरासियों द्वारा जो प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वह कौन सा है? तो मादल है। मादल जो वाद्य यंत्र है ये भीलों व गरासियों जो जनजाति है उसमें प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है मादल। ठीक है। अच्छा, ये सभी प्रश्न अच्छे हैं। ये जो सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर अपन। 30वां प्रश्न, होली के अवसर पर बजाए जाने वाले एक प्रसिद्ध अवनत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो होली के अवसर पर चंग बजाया जाता है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बाड़मेर में गैर नृत्य किया जाता है। शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य गीदड़ नृत्य है। धमाल व होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य को चंग नृत्य कहा जाता है। डोल कहाँ का प्रसिद्ध है? डोल जालोर का प्रसिद्ध है डोल नृत्य। ठीक है। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला जो लोक नृत्य है उसका नाम बम रसिया है। बम रसिया जो है उसका संबंध अलवर व भरतपुर जो क्षेत्र है वहाँ से है। ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से भी। और ये जो जसनाती संप्रदाय का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? एक अग्नि नृत्य है। ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, थाली को कोर पर नृत्य, ये जो सभी नृत्य हैं ये किसकी पहचान है? तो ये सारी जो पहचान है ये भवई नृत्य की पहचान है। और भवई नृत्य जो है ये उदयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है। आगे, गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो गौरी नृत्य है ये मेवाड़ के जो भील होते हैं, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गौरी नृत्य। ये गौरी नृत्य से भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है। अभी 1-2 प्रश्न बचे हैं, आगे वीडियो समाप्त हो जाएगा। आगे, राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो जो कालबेलिया नृत्य है ये सपेरा जाति का लोक नृत्य है। आगे, अंतिम प्रश्न है ये, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को। ठीक है। इस प्रकार कक्षा 7 से संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न हैं यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में अपन कक्षा 8 से संबंधित जो SST है, रीट के अंदर प्रश्न बनते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं जिससे आपको नई जो अपडेट है वो जल्दी आपको प्राप्त हो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।